रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। तो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हम लोग पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी इसके बारे में एक बार पढ़ चुके हैं, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स को। उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एकदम सिंपल केसेस पढ़ चुके हैं, है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है ना। बेसिकली क्या है, क्या किया था हमने उसमें कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ इनफाइनाइट साइज के पैरेलल प्लेट्स रखे हुए हैं। हम लास्ट केस जहां तक पढ़े थे वो ये था कि इनफाइनाइट साइज के अगर पैरेलल प्लेट्स हमारे पास रखे हुए हैं जिस पर चार्ज आपको दे दिया, लेट से यहाँ पे 3 कूलम, यहाँ पे 5 कूलम, यहाँ पे लेट से -7 कूलम, ओके। तो हम इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते थे, उस पर देखो, रिजल्ट तो सबको याद होगा। रिजल्ट में क्या करना था, तीनों को ऐड करो, कितना हुआ। अच्छा ऐसा हो गया कि इसका काम करता हूँ -6 करता हूँ, तो फिर कैलकुलेशन गंदी होगी। कितना हुआ ऐड करके, 2 आया कि नहीं आया, 3 + 5 8 -6 2, है ना। 2 का आधा इधर आधा इधर, उसका बाद इधर 1 है तो यहाँ कितना आएगा, 3 में से 1 इधर आ गया तो इधर आएगा 2, इधर 2 तो इधर आएगा -2। क्यों, इसका फ्लक्स निकल के यहीं टर्मिनेट होगा, है ना। यहाँ -2 तो यहाँ पर 7, यहाँ 7 तो यहाँ -7, -7 और -6 हो गया, एकदम डिस्ट्रीब्यूशन सही है। यही था ना, यही था कि नहीं था। यस सर। रिजल्ट तो यही निकला था ना। हम्म रिजल्ट तो हमारा यही निकला था। क्यों, हमने कैसे किया था, हमने कहा था इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इन 3 जगहों पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 किया था। उसके अलावा इन दोनों चार्जेस का सम 3, इन दोनों चार्जेस का सम 5, इन दोनों चार्जेस का सम -6। ये 6 इक्वेशन बन गई। 6 इक्वेशन बनी कि नहीं बनी। बन गई सर। और 6 वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6, सॉल्व हो जाएंगे। हमने इसमें सबसे पहले जब हमने इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किया था तो हमें पता चला था यहाँ का चार्ज इक्वल टू इन सबका चार्ज, मतलब आधा चार्ज यहाँ आधा चार्ज यहाँ पूरे। सिमिलरली यहाँ का चार्ज इक्वल टू इन सबका चार्ज, मतलब आधा इधर हो गया बाकी आधा इधर हो गया, इधर बीच में मिला के 0 होना चाहिए। क्यों होगा, क्योंकि बेटा यहाँ का फ्लक्स यहाँ टर्मिनेट होगा, यहाँ का फ्लक्स यहाँ टर्मिनेट होगा। ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। कोई दिक्कत है इसमें, रीजन के साथ क्लियर है नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट याद है और कुछ नहीं मालूम। हम्म ये तो याद होगा ना। चलो, तो मैं अभी इसको दोबारा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को इसमें अर्थिंग पढ़ा है, अर्थिंग इन पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये एक सिंगल प्लेट है, दिस इज केस 1, ये सिंगल प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट से पे लेट से 6 कूलम का चार्ज, क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इधर का 3 कूलम आ जाएगा, इधर भी 3 कूलम आ जाएगा, हाँ या ना। आवाज जा रही है या बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। यस सर, एकदम नहीं आ रहा क्लियर। यस सर, क्लियर नहीं आ रहा वीडियो। आज थोड़ा कंप्यूटर, काम करता हूँ मैं, कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, मे बी उसका कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ और ही इशू है यार, नहीं, अब थोड़ा इसका मोशन थोड़ा सा स्मूदर है कि नहीं है, नहीं है। अब क्या करें, सब कुछ तो सही है यार।
एक मिनट रुकना, थोड़ा सा और एक चीज और ट्राई कर लेना मेरे को। सपोज ठीक है, जूम चल रहा है, 3 के अलावा कोई चौथा प्रोग्राम भी नहीं चल रहा। कोई तो कंज्यूम हो नहीं रहा ज़्यादा डेटा। सर अब थोड़ा ठीक हुआ स्क्रीन। थोड़ा ठीक हुआ है? ये मोशन एकदम स्मूथ हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ ना? ठीक है, कुछ हो नहीं पा रहा है, जैसा है वैसा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? सर वो केस वन है लिखे सर। क्या केस वन है? वो केस वन। हाँ केस वन। हमारे पास ये एक इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर 6 कूलम का चार्ज, तो इसके दोनों सरफेसेस में 3 कूलम आ जाएगा, हाँ या ना? है ना? बट अब हमने क्या किया, इसको ऐसे अर्थ कर दिया। जैसे मैंने की प्रेस किया, इसकी अर्थिंग हो गई, ठीक है। अर्थ होने का मतलब क्या है, उसका पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। जीरो। मतलब कि इधर इंफिनिटी से अगर मैं यहां तक आ रहा हूं तो कोई वर्क नहीं होना चाहिए। है ना? हाँ सर। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? जीरो, इस पूरे रास्ते में, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ का सिग्मा कितना होना चाहिए? इट शुड कम डाउन टू जीरो, हाँ या ना? बोलो। सिमिलर, थोड़ा बड़ा होंगे तो शायद कुछ हो सकता है सर। ठीक है चलो, यहाँ का जो 3 कूलम था पहले था, पर आफ्टर हमने इसको अर्थ कर दिया, यहाँ का पोटेंशियल होना चाहिए जीरो, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जीरो। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब यहाँ का सिग्मा कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आया ना? हाँ सर। नाउ ये मेटल है, इधर से आएंगे तब भी वर्क डन सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना? हाँ सर होना चाहिए। इधर से आएंगे तब भी वर्क डन सेम होना चाहिए, मतलब इधर भी क्या होना चाहिए? आपका सिग्मा कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, जीरो। राइट। तो हमने क्या देखा, अगर एक सिंगल प्लेट को आप अर्थ करते हो तो उसके दोनों सरफेसेस पे चार्ज जीरो हो जाएगा। बेसिकली यहां से कितना चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा? तो पूरा का पूरा 6 कूलम चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है बेटा, आया ना? ठीक है, पक्का? नेक्स्ट केस करते हैं फिर। केस 2। हमारे पास ऐसे दो प्लेट्स,
और हमने इसे अर्थ कर दिया। इसके ऊपर पहले लेट से 8 कूलम चार्ज था, इसके ऊपर लेट से 10 कूलम चार्ज था। तो अर्थिंग करने से पहले एक काम करता हूँ, इसको व्हाइट से बनाऊंगा। व्हाइट में जो भी होगा वो अर्थिंग के बाद होगा। अर्थिंग करने के पहले यहाँ पे कितना चार्ज, कैसे चार्ज था? 10 + 8 कितना हुआ? 18। तो 9 यहाँ, 1 यहाँ, -1 यहाँ और यहाँ पर 9, राइट? पहले तो यही था ना। बिना अर्थिंग के तो कुछ करना ही नहीं है। टोटल का आधा इधर, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, है ना? हाँ या ना? हाँ सर। आफ्टर अर्थिंग क्या होगा? सर इसका पोटेंशियल 0 हो गया, इस 8 कूलम वाली प्लेट का पोटेंशियल हो गया 0। मतलब इंफिनिटी से यहां आने में वर्क डन कितना होना चाहिए? 0। इस प्रोसेस में वर्क हो गया 0। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0। मतलब कि यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा? 0, है ना? समझ में आई बात? अच्छा मुझे बात बताओ, अगर मैं इस इंफिनिटी से यहां आऊंगा तो फिर से यहां से तो फाइनाइट वर्क होगा। इस 10 कूलम से 8 कूलम जाने में फाइनाइट वर्क होगा कि नहीं होगा? हाँ पर इंफिनिटी से यहां जाने में कितना वर्क होगा? इनफाइनाइट होगा। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस डिस्टेंस, आया ना? बहुत बड़ा वर्क होगा ना? हाँ सर। तो ये फाइनाइट वर्क कभी इस इनफाइनाइट वर्क को बैलेंस कर पाएगा? मतलब कितना भी अगर आप यहाँ से प्लस हो गया फिर उसके बाद माइनस हो गया तो यहाँ पे यहाँ आने का तो टोटल वर्क 0 होना चाहिए ना भाई। मतलब दिस W1 + दिस W2 मिला के कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। 0 होना चाहिए। मतलब क्या है? यहाँ पर चार्ज कितना आएगा? अच्छा अब ये तो इनफाइनाइट वर्क हो जाएगा और ये फाइनाइट हो जाएगा, राइट? तो यस इन दोनों का सम 0 कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नो सर। लेकिन 0 होना जरूरी है, अदरवाइज इसका पोटेंशियल 0 कैसे होगा? तो देखिए इसके एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन है, देखो यार यहाँ का 0, यहाँ पर डिस्टेंस इनफाइनाइट है, राइट? डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट है। और यहां से यहां में वर्क डन फाइनाइट है, चाहे कितना भी चार्ज रख दो वर्क डन कितना होगा? फाइनाइट। तो बेसिकली यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इंफिनिटी हैज टू बी फाइनाइट, है ना? दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 0। ये इंफिनिटी नहीं है, दिस इज टेंडिंग टू 0, राइट? सॉरी इंफिनिटी नहीं, दिस इज टेंडिंग टू ई इंटू क्या बोलना चाहिए, डिस्टेंस d जो है d टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ये फाइनाइट होना चाहिए। मतलब e शुड बी अप्रोक्सीमेटली 0, not approximately 0, e should tend to 0, right? As d tends to infinity, e into d is finite, therefore e tends to infinity। infinity को 0 से जीरो के आसपास के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना फाइनाइट नंबर आएगा, है ना? यस सर। मतलब कि यहाँ का जो सिग्मा है दैट शुड टेंड टू 0, है ना? इसलिए ये कितना अप्रोक्सीमेटली 0 ही है, इसको 0 लिख देंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए, इसको अर्थ किया तब यहाँ पे भी चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया, ओके? तो यहाँ का चार्ज कितना बचा? यहाँ 0 है, इस पर टोटल 10 है, तो यहाँ का चार्ज कितना बचा? 10 बचा, है ना? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ का कितना बचेगा? -10। ठीक है? तो अंदर कितना चार्ज गया? पहले 8 था, अब कितना है? -10 है। मतलब इसमें से 18 कूलम चार्ज अर्थ ले गया कि नहीं ले गया? यस सर। कुछ समझ में आया? सर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में तो हम लोग डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं दोनों हाँ तरफ डायरेक्टली में। 0 लिखो, और इनफैक्ट मैं बताऊंगा रिजल्ट क्या होगा। एज d टेंड्स टू इंफिनिटी, e टेंड्स टू 0, ओके?
ये डिस्टेंस d है। ओके बेटा, यस सर। E into d फाइनाइट क्यों है? क्योंकि this potential difference plus this potential difference is zero, while this potential difference is finite, so this potential difference also has to be finite, right? कोई दिक्कत? तो रिजल्ट क्या आया? अगर मल्टीपल पैरेलल शीट्स हैं, उसमें से अगर आपने किसी एक को भी अर्थ कर दिया, किसी भी एक को अर्थ कर दिया, तो इधर भी चार्ज जीरो, इस एक्सट्रीम पे भी चार्ज जीरो। समझ में आई बात? दोनों एक्सट्रीम से चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। दूसरी चीज समझो, इसका एक और रिजल्ट, हमने बोला इस पे पहले 8 कूलम चार्ज था, -10 कूलम हो गया, मतलब इसमें से 18 कूलम निकल गए। हम इसको डायरेक्ट भी कह सकते थे, सर इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, और अंदर तो जीरो होना ही होना है, मतलब ये पूरा का पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कॉपी कर लो। अब कुछ क्लियर हुआ कि अभी भी गड़बड़ है? वीडियो कुछ क्लियर हुआ? यस सर, पहले से ठीक है। सर एक बार पीछे जाइएगा सर। पीछे लो। हाँ तब वीडियो क्लियर नहीं है। हो गया सर। हो गया? आगे बढ़े? हाँ सर। तो यहाँ नोट डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इफ एनी ऑफ द पैरेलल infinite sheets is, इसकी अर्थिंग कर दी जाए तो क्या होगा? देन द चार्ज on both extreme surfaces become zero. ओके, आगे बढ़े? बिकम है, ये सी गायब हो गया। आगे बढ़े? यस सर। उसका एक केस कर लेते हैं। अपने मन से कोई नंबर बोल दें यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ 5 -7 9 3। ठीक है बेटा? तो मुझे, यस सर। और हम इसको अर्थ करने वाले हैं, अभी की ओपन है, थोड़ी देर बाद हम लोग इसको अर्थ कर देंगे। मुझे बताइए, अर्थिंग के पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा चारों सरफेसेस पे? लेफ्ट से शुरू करेंगे। यहाँ कितना आएगा बिफोर अर्थिंग, बताइए? सर 5। टोटल चार्ज कितना है? 10, तो आधा इधर आधा इधर, राइट? इधर 5 है तो यहाँ पे कितना आएगा?
0, यहाँ 0 तो यहाँ पे भी 0, यहाँ 0 तो यहाँ -7, तो यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ -2। समझ में आया? फिर से वीडियो लैग कर गया ना थोड़ा सा। यस सर। यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 5, इधर 5, टोटल 5 है, इधर 5 आ चुका है, मतलब यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा तो सामने भी 0 आएगा, टोटल -7 है, इसलिए इस सरफेस में -7 है ना। इधर -7 है तो इस सरफेस पे 7, इधर 7 है, टोटल 9 है तो इस सरफेस पे 2 है ना। यहाँ 2 है तो इधर -2, यहाँ -2 है इस सरफेस पे, सॉरी इस पे टोटल 3 है इसलिए इस सरफेस पे 5, इधर 5, इधर 5, एकदम सही है। ओके बेटा, नाउ ओके सर। if I close this key what will happen? एक चीज तो हमें पता है, पहले ही पता है, इधर भी 0, इधर भी 0, ये तो अभी भी रिजल्ट दिखा ना, हाँ या ना। यस सर। इधर हाँ, 0 सर। तो इधर कितना सर वो 0 9 वाले प्लेट पे नहीं होगा। ना, दोनों वो उसका नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा। देखो बेटा, मैंने लास्ट क्लास में भी लिखाया था, किसी चीज को अर्ज करने से उसका पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। किसी चीज को अर्ज करने से क्या 0 होता है, उसका पोटेंशियल 0 होता है, उसका चार्ज 0 नहीं होता, लिखाया था ना लास्ट क्लास। यस हाँ, सर। इधर 0, इधर का कितना आएगा बताइए, 3 तो यहाँ कितना आएगा, -3। माइनस यहाँ कितना आएगा, 12। 12। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यार ये अर्थ से कनेक्टेड है, इसका टोटल चार्ज 9 जो है ना, इट चेंज्ड, राइट, क्योंकि अर्थ ने इसमें से कुछ चार्ज या तो इसको दे दिया या इससे कुछ चार्ज ले लिया, राइट। सर ये वीडियो फिर क्लियर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं जिस प्लेट को आपने अर्थ से कनेक्ट किया उसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं सर। उसका नो चार्ज सर। चेंज हो जाएगा ना। तो इस 9 का कोई यूज नहीं कर सकते आप, यहाँ -3 तो यहाँ 12 नहीं बोल सकते। ओके बेटा, यस सर। अब इधर तो इसका सर पता वहाँ नहीं है पर अभी। 7 ही रहेगा सर, हाँ, वहाँ पर फिर सिर्फ 7 ही रहेगा। अभी पता नहीं है, इसका अभी ओके सर। मालूम नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, इधर से शुरू करते हैं। इधर 0 है, इधर टोटल 5 है, तो यहाँ कितना आएगा, 5 तो इधर कितना आएगा, -5 -5। तो यहाँ के लिए कितना बचा, -2 तो यहाँ कितना आएगा, +2। बस हो गया। यस सर। समझ में आई बात? क्योंकि ये वाला नंबर चेंज हो गया, इसका आप यूज नहीं करोगे, तो इस पर टोटल चार्ज कितना है, -1 है, पहले कितना था 9, मतलब अंदर कितना गया चार्ज, 10 कूलम अर्थ में चला गया कि नहीं चला गया। चले गया सर। और इस बताइए टोटल चार्ज कितना था, 10 कूलम 10 कूलम था ना, तो टोटल चार्ज अर्थ में चला गया। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि इधर Yes, 0 sir. और इधर 0 होना तो कंपलसरी है, राइट। सर टोटल चार्ज 10 कैसे दिया सर? देखो ना, 5 -7 -2 जोड़ो ना यार, हाँ सर। इसका टोटल चार्ज राउंड में चला जाएगा, क्योंकि इधर भी 0, इधर भी 0, और अंदर तो टोटल 0 होना ही होना है क्योंकि पेयर में है ना। समझ रहे हो बात को? जब पैरेलल प्लेट में अर्थिंग की तो रिजल्ट क्या आया, एक्सट्रीम्स पे 0 और अंदर तो पहले भी 0 था, पेयर में रहता है ना अंदर चार्ज, एक में प्लस एक में माइनस। समझ में आई बात? अच्छा, कुछ तो बोल दो भाई। हाँ सर। तो यहाँ पे क्योंकि चार्जेस पेयर में है, इसलिए नेट चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस 3 भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, क्योंकि नेट चार्ज 0 है, पहले 10 था, इसे पूरा का पूरा 10 कूलम अंदर गया। हम इस प्लेट को देख के बता सकते हैं 10 कूलम अंदर गया, हम इस पूरे को देख के भी बता सकते हैं कि 10 कूलम अंदर गया। ओके बेटा, आगे बढ़े।
केस 4। फाइव -7 4 3 एंड लेट्स से 9। ठीक है, अब इस बार हमने क्या किया है, कहीं अर्थिंग नहीं करेंगे हम बस इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? आपको एक चीज और गिवन है कि इन सारी की सारी प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है। ये डिस्टेंस सबके, अच्छा किसी भी दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस जो है वो इक्वल है d। ओके बेटा, यस सर। अब इस कनेक्शन के पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कोई मुझे बता सकता है? टोटल चार्ज कितना है? 14 है सर। 14। 9 3 12 14। ओके, 14 है तो यहाँ कितना आएगा? 7। यहाँ कितना आएगा? 7। इधर 7 तो इधर -2, इधर -2। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे -9, यहाँ पे 9, यहाँ पे -5, यहाँ पे 5, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2। समझ में आई बात? यस सर। आसान है ना ये तो? यस सर। अब बोला नहीं, मैंने कनेक्शन कर दिया ऐसे, अब बताओ चार्ज कैसे बटे। तो देखो, क्या ये कनेक्शन करने से इस सिस्टम पे टोटल चार्ज चेंज होगा? नो सर। टोटल चार्ज अभी भी 14 रहेगा ना, तो अभी भी यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 तो रहेगा ही रहेगा, आधा आधा आया ना। हाँ सर। यहाँ पे कितना आएगा? -2, यहाँ पे कितना आएगा? 2। यहाँ का मालूम नहीं, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट? क्यों चेंज होंगे दोनों? क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्जेस एक्सचेंज हो सकते हैं, राइट? यस सर। सो इन दोनों का अपन यूज नहीं कर सकते, यहाँ 2 तो यहाँ माइनस साइन हम नहीं बोल सकते। ओके, क्या कर सकते हैं? इधर से शुरू करते हैं, इधर 7 तो इधर 2, इधर -2। अब इस 3 का भी यूज नहीं कर सकते, तो करें क्या? करें क्या? देखो, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे कि मान लेते हैं, देखो ये जो बीच वाली प्लेट है ये तो एक ही है ना, और इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। मतलब अगर इसका पोटेंशियल मैं V0 बोलता हूं तो इसका पोटेंशियल भी V0 आएगा, हाँ या ना? यस सर। तो बीच वाले का पोटेंशियल V है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ या ना? यस सर। सो इसलिए अगर मैं यहाँ पर चार्ज मान लेता हूँ लेट्स से Q1, यहाँ पे चार्ज मान लेता हूँ लेट्स से Q2, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि V0 माइनस V इज इक्वल टू Q1 बाय A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। A इज एरिया ऑफ द प्लेट, हुआ कि नहीं हुआ? इनटू D, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस डिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो V0 माइनस V इज इक्वल टू E इनटू D, आया ना? यस सर। मैं यहां से क्या इक्वेशन बना सकता हूं?
कि वी नॉट, फिर से वी नॉट माइनस वी इज इक्वल टू क्यू टू बाय एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, राइट? राइट? यस सर। तो इन दोनों को जोड़ के मेरे को क्या मिला? मुझे मिला Q1 इक्वल्स टू Q2। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां का नो पोटेंशियल सर। डिफरेंस इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल। दैट मीन्स क्या हुआ? ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्वल हो गए, Q1 इक्वल टू Q2 आ चुका है, मतलब क्या करना होगा? अब आप लिखोगे सिर्फ ये पता चला दोनों इक्वल है, वैल्यू तो पता चली नहीं। वैल्यू कैसे पता चलेगी, कोई बताएगा मेरे को? सर बीच वाले प्लेट को यूज कर लेंगे। नहीं, 2 प्लस Q1 प्लस माइनस 2 प्लस Q2 इज इक्वल टू -7 प्लस 3। ये समझ में आया? ध्यान दीजिए, ये चार्ज चेंज हो गया, ये चार्ज चेंज हो गया, पर इन दोनों का सम थोड़ा चेंज हुआ। हुआ क्या एक्सचेंज? यहां से कुछ चार्ज यहां चला गया, या फिर यहां से कुछ चार्ज यहां आ गया, यही हुआ है ना? आया ना? इस प्लेट को मैं, अगर यस मैं सर। प्लेट नंबर सेकंड बोल दूं, और इस प्लेट को अगर मैं प्लेट नंबर फोर्थ बोल दूं, तो सेकंड और फोर्थ प्लेट के टोटल चार्ज तो चेंज नहीं हुआ ना? चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे। ये कहां सा इक्वेशन? चार्ज कंजर्वेशन ऑन सेकंड एंड फोर्थ प्लेट। दोनों के टोटल चार्ज तो चेंज नहीं हुआ ना, इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो गया, टोटल चार्ज चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक प्लेट से चार्ज दूसरे प्लेट पे गया है, राइट? हाँ या ना? दिस मीन्स यहां क्या लिखा हमने? 2 प्लस Q1 प्लस -2 प्लस Q2 इज इक्वल टू -7 प्लस 3। ओके, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 और -2 कैंसिल हो गए, Q1 प्लस Q2 मतलब 2Q1 इज इक्वल टू -4। दैट मीन्स Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू -2, राइट? है ना? सो यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा -2, यहां भी आ जाएगा -2। ठीक है, यहां -2 है तो इधर कितना आएगा? 2। इधर -2 तो इधर इधर कितना आएगा? 2। समझ में आई बात? अब सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ। ये एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गई, पोटेंशियल का यूज करना पड़ा। जब दो चीजों को अर्थ किया या दो चीजों को कनेक्ट कर दिया, तो ये एक एक्स्ट्रा लगा और एक ये एक्स्ट्रा लगा, राइट? चार्ज कंजर्वेशन एक्स्ट्रा लगा, है ना? सर इसमें बीच वाले प्लेट को भी यूज कर सकते थे ना, -Q1 -Q2 इज इक्वल्स टू 4। तो वो तो Q1 और Q2 ऐसे ही आप इक्वल कर चुके हो, माइनस हो ही जाएगा ना वो। अच्छा, आप वो बोल रहे हो कि इक्वेशन ऐसा बनाने की बजाय ये कर देते, हाँ तो उससे भी आ जाएगा। यहाँ -Q1 आएगा, यहाँ -Q2 आएगा, -Q इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में एक ही, बीच में 5 होते तो क्या करते? चार्ज कन्वर्जेशन लगा लेते हैं। ठीक है। सो समझ में आ गई बात? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। समझ गए सर। समझ गए? आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब एक और केस बचा है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बढ़ूं आगे? यस सर। कॉपी हो गया? फिर से 5 प्लेट बनाएंगे हम लोग।
फिलहाल के लिए मैंने सबके बीच में डिस्टेंस डी लिया है। ध्यान दीजिएगा, पिछले केस में अगर ये डिस्टेंस इधर डी होता, इधर 2d होता, तो यहाँ पे एक जगह 2d आ जाता ना, तो Q1 और Q2 इक्वल नहीं आते। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? Yes, sir. तो उसमें इक्वेशन थोड़ी अलग बनती, तो वो तो मैं अलग से दोबारा नहीं कराऊँ ना वैसा क्वेश्चन, तो समझ में आ गया ना। बेसिकली इक्वेशन ये है कि इधर का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल इधर का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल, राइट? हाँ सर। चलो, तो यहाँ पे फिर से नंबर लिख रहा हूँ, पिछला वाला नंबर ले रहा हूँ, 5 - 7 4 3 9, 5 - 7 4 3 9। तो बिफोर कुछ भी करने के पहले डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? यहाँ पे टोटल कितना चार्ज था? 14 था ना, 7 इधर 2 -2 5, यही था ना? हाँ, -5 9 -9 2 -2, राइट? लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको भी अर्थ कर दिया और हमने इसको भी अर्थ कर दिया। ले, पिछले बार हमने इन दोनों को कनेक्ट किया था, इस बार दोनों को अर्थ कर दिया। डिस्टेंस अभी भी सारे डी है। ओके बेटा, कोई दिक्कत? Yes, sir. डिस्टेंस अगर सारे डी हैं तो क्या होगा, दिखाता हूं। अर्थिंग की तो यहाँ ऑटोमेटिकली 0, यहाँ भी ऑटोमेटिकली 0, हाँ या ना? हाँ sir. इधर 0 तो इधर 5, इधर 5 तो इधर -5. -5, तो इधर कितना आएगा? नहीं पता. नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं। इधर 0 तो इधर 9, इधर 9 तो इधर -9, इधर कितना? नहीं पता सर। नहीं पता. नहीं पता। अब तो इधर मान लेते हैं Q1 आया, इधर मान लेते हैं Q2 आया। आपको ये डिस्टेंस D गिवन है, ये डिस्टेंस भी D गिवन है। तो मैंने बोला इसका सर फिर पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएगा ना Q1 Q2. वो तो इस केस में आ जाएगा, क्योंकि अपना इक्वेशन वैसे बनने वाली। इधर इधर पोटेंशियल 0, इधर पोटेंशियल 0, इधर का पोटेंशियल x है। तो क्या बोलेंगे? Q1 बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D इज इक्वल टू कितना आएगा? -x। है ना भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा ना, इधर का पोटेंशियल माइनस इधर का पोटेंशियल आएगा ना। सिमिलरली Yes, sir. Q2 बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D इज इक्वल टू अगेन 0 - x। यहाँ से फिर से क्या आ गया? Q1 इक्वल्स टू Q2। चलो, बहुत बढ़िया बात है ना? लेकिन अब करें क्या? इसके आगे क्या करें? अब फंसे ना। अब फंसे कि नहीं फंसे? चार्ज कंजर्वेशन नहीं होगा। फिर से बीच वाला प्लेट यूज कर लेंगे. अब की बार बीच वाला प्लेट यूज करना। चार्ज कंजर्वेशन लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ -7 और 3 दोनों ही चेंज हो सकता है ना। अर्थ में तो कितना भी चार्ज जा सकता है ना भाई। हो सकता है इधर से 25 कूलम चला जाए, इधर से 2 ही कूलम जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, तो sir. Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू -7 + 3 तो हो जाएगा गलत इक्वेशन, राइट? ये हो जाएगा गलत इक्वेशन। तो करें क्या? सीधी सी बात है। फिर आप बोलोगे इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ आया -Q1, यहाँ आया -Q2, राइट? सो यू विल से -Q1 प्लस -Q2 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू -2। फिर से आंसर सेम आ गया। किस्मत है हमारी, है ना? वो इसलिए आया क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस D जो है इक्वल है। अगर अलग अलग होते तो पिछले केस का आंसर अलग आ सकता था, इस केस का आंसर अलग आ सकता था। ठीक है बेटा, Yes, sir. कोई दिक्कत है? No, sir. तो इधर आ जाएगा कैसे? चार्ज कैसे आएगा? -2 2 2 -2। ठीक है, आगे बढ़े।
Yes, sir. तो इसके लगभग सारे केसेस क्लियर है। अब हो सकता है इन दोनों के बीच में 3 प्लेट डाल देता, तब कहानी बदल जाएगी। तब भी आप बीच से चलोगे, बीच के प्लेट का चार्ज कंसिडर करोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। ओके बेटा, Yes, sir. मतलब मान लीजिए बीच में 3 प्लेट्स हैं, तो उन तीनों प्लेट्स को मिला के चार्ज कंजर्व कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके बेटा, सो लेट्स मूव ऑन, बढ़े आगे। रुकिए सर। अब मैं दोबारा एक ही क्वेश्चन थोड़ा ना करना है जीवन में, आगे दूसरी चीजें भी तो सीखनी है ना, इसलिए इसके आगे इसको नहीं करना। रिकॉर्डिंग में चेक कर लेता हूँ ऑन है कि नहीं। रिकॉर्डिंग ऑन है। सर हम्म, यहाँ पर हम लोग -5 प्लस Q1 प्लस आपका प्लस Q2 -9 इक्वल टू -7 प्लस 3 नहीं कर सकते थे सर? चार्ज प्लस लगा के। माइनस नहीं बेटा, वही तो बताया कि ये नहीं कर सकते हो आप। अच्छा सॉरी, Q1 प्लस Q2 कर दिया है ना मैंने, -5 प्लस -9 ये नहीं कर सकते, यही लिख बोलना चाह रहा था। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई ये तो चार्ज चेंज हो सकता है ना बेटा। ऐसा तो है नहीं कि पिछली बार क्या हुआ था, यहां से चार्ज यहां आया था, पर इस बार यहां से कुछ चार्ज अर्थ में चला गया, यहां से कुछ चार्ज अर्थ में चला गया। किस्मत से आंसर सेम आ गया। ठीक है, हाँ आंसर पता है क्यों सेम आया गलती से हमारा? मैं बताता हूं, क्योंकि मेरा डेटा गलती से ऐसा सेट हो गया कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू माइनस दिस, इस वजह से आपका आंसर सेम आया। नहीं तो पिछले क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो जाए। ठीक है, वो डेटा गलती से ऐसा सेट हो गया। रैंडम डेटा बोलने में थोड़ा ना इतना कैलकुलेशन में पहले से करके बैठो। आगे बढ़े, और Yes, sir. वो मिट ही गया, वो कुछ कर भी नहीं सकते। चलो फिर अगला है शेयरिंग ऑफ चार्जेस। देखो मेरे पास एक स्फीयर है, इसके पास 10 कूलम चार्ज है। स्फीयर 2 के पास लेट्स से -2 कूलम चार्ज। जब ये दोनों स्फीयर्स कांटेक्ट में आए तो दोनों पे चार्ज कितना कितना आएगा बताइए तो मेरे को। पहले स्फीयर पे कितना आएगा, दूसरे स्फीयर पे कितना आएगा बताइए तो। सर 4 4 आएगा ना, टोटल चार्ज का आधा आधा, हाँ या ना? हाँ सर। ये सरासर गलत है। ये पता नहीं कहां से नोशन आता है कि दो स्फीयर्स कांटेक्ट में आए या दो चीजें कांटेक्ट में आई तो चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो। नहीं, आप यहां लिखोगे डेटा इनसफिशिएंट। हाँ, अगर बोल दिया जाए आइडेंटिकल स्फीयर्स तब आप बोल सकते हो हाँ, क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, सिमेट्री की वजह से बोल सकता हूं दोनों पे इक्वल इक्वल चार्ज आएगा, 4 4 आता है। बट बिना आइडेंटिकल स्फीयर्स के मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता। जब दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं, व्हेन टू, और दो कौन सी, कंडक्टिंग, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में तो चार्ज दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा पता नहीं ना, वो चार्ज फ्लो ही नहीं करता ठीक से।
when two conducting objects come to contact or are connected by wire, तो क्या होगा? Their potential become equal, उनका पोटेंशियल इक्वल होता है बेटा, ठीक है? क्या इक्वल होता Yes, है? sir. पोटेंशियल इक्वल होता है, नॉट चार्ज। चार्ज इक्वल हो सकता है इक्वेशन सॉल्व करने का पता चले चार्ज भी इक्वल हो जाए, बट असली में इक्वल क्या होगा? कॉन्सेप्चुअली इक्वल क्या होगा? पोटेंशियल इक्वल होगा। क्यों? समझते हैं, कॉपी कर लो। हो गया कॉपी? हाँ सर। हाँ सर। देखो, ये मेरे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये दूसरी कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है? इस पर कुछ चार्ज है कैपिटल की, इस पर कुछ चार्ज है स्मॉल की, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल हो जाता है V1, इसका पोटेंशियल हो जाता है V2। अब अगर मैं इनको एक वायर से कनेक्ट करता हूं, तो जैसे मैं इस की को क्लोज करूंगा, जहां का पोटेंशियल ज्यादा है वहां से चार्ज भागेगा कम पोटेंशियल की तरफ, है ना? हाँ सर। चार्ज किधर जाएगा? ऐसे जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे होंगे? V2 से V1 आ रहे होंगे। और अगर V1 लेस देन V2 हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा? चार्ज उल्टा आएगा। और ये चार्ज कब तक मूव करता रहेगा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, है ना? हाँ सर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो उसका चार्ज का मोशन बंद, ठीक है? तो चार्ज शेयरिंग का मतलब क्या हो गया? सॉरी, जब भी चार्ज शेयरिंग के क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको? ऑल यू हैव टू डू इज, जिन दो चीजों को आप कांटेक्ट में लेके आए हो, या जिन दो चीजों को आपने एक वायर से कनेक्ट किया है, उन दोनों चीजों का पोटेंशियल सेम होगा। चार्ज सेम होना जरूरी है क्या? No. No, sir. नहीं है, ठीक है? क्लियर है ये बात कि नहीं है क्लियर? Yes, sir. एट इक्विलिब्रियम V1 will be equal to V2, ओके? कोई दिक्कत? No, sir. इसीलिए तो जब किसी चीज को अर्थ से कनेक्ट करते हो तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0, ओके? Yes. अगर एक ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही होगी, है ना? अगर अकेला आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो, है ना? और उस इसलिए अगर मैं उस पॉजिटिव चार्ज वाले को अर्थ से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा? सिर्फ एक ही पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसको मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा? उसमें से सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल मुझे 0 करना है। पोटेंशियल 0 कब होगा? जब उस पर चार्ज 0 हो जाए, राइट? यस सर। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी दो चीजें कनेक्ट करी जाए, चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना है। क्या करना है? दोनों का पोटेंशियल इक्वल करना है। ओके बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ओके, अच्छा, मेरे पास ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है R1, और ये दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है R2। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है D, this distance D is very greater than R1 and R2, ठीक है? और हमने इसको चार्ज दे रखा है कैपिटल Q1, इसको चार्ज दे रखा है, सॉरी, इसको चार्ज दे रखा है कैपिटल Q1, इसको चार्ज दे रखा है कैपिटल Q2, ठीक है? फिर हमने क्या किया? इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है?
इन दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। जब वायर से हमने इसे कनेक्ट किया तो चार्ज चेंज हो जाएगा दोनों पे, कुछ चार्ज का एक्सचेंज होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ये Q1 चेंज होके कितना हो जाएगा, लेट्स से स्मॉल Q1 हो जाता है, और Q2 चेंज होके कितना हो जाएगा, लेट्स से स्मॉल Q2 हो जाता है। ठीक है, सो मुझे Q1 एंड Q2 निकालना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली इक्वेशन क्या आएगी, मैं चार्ज कंजर्वेशन लगा दूं, चार्ज कंजर्वेशन से क्या कह सकते हो आप, कह सकता हूं सर कि स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, कह सकता हूं कि नहीं? कह सकते हैं सर। दूसरी इक्वेशन में किसकी लगा सकता हूं, दूसरी इक्वेशन लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं, आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड V1 विल बी इक्वल टू V2, है ना? हाँ सर। दिस मीन्स अब V1 कैसे लिखोगे, ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस D बहुत बड़ा दिया गया, इसके दो कारण, मैं ये नहीं चाहता कि इसके चार्ज की वजह से वहां पे कोई पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना पड़े, या इसके चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़े। दूसरा, इंडक्शन को इग्नोर करना है। ठीक है बेटा, ठीक है, यस सर। एक तो इंडक्शन को इग्नोर करना है, दूसरा इसके चार्ज की वजह से वहां पे कोई पोटेंशियल नहीं लिखना, उसके चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं लिखना। तो V1 अगर V2 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा इस स्फीयर का, ध्यान दीजिएगा, हम जब बात कर रहे हैं कनेक्ट दो चीजों को जोड़ने का, चार्ज की शेयरिंग का, अर्थिंग का, तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कंडक्टिंग बॉडीज। ओके बेटा, यस सर। तो अगर V1 और V2 इक्वल है तो क्या होगा, इक्वेशन बताइए क्या बनेंगे, KQ1 बाय R1 इज इक्वल टू KQ2 बाय R2 लिख सकता हूं क्या, बोलिए? यस सर। नहीं लिख सकता, क्योंकि ये कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 तो कनेक्शन के पहले के चार्ज है। क्या लिखूंगा, तो स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2। स्मॉल Q1 एंड स्मॉल Q2। ये Q1 और Q2 तो गिवन डेटा है, इसको अपन लोग Q मान लेते हैं ताकि बार बार Q1 और Q2 ना लिखना पड़े। ठीक है, ओके, सो दैट मीन्स हमारे पास क्या आया, Q1 बाय R1 इज इक्वल टू Q2 बाय R2, है ना? आप चाहो तो इसको Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 भी लिख सकते हो, है ना? अब दो चार्जेस का रेशियो पता है, दो चार्जेस का सम पता है, सॉल्व हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना? नहीं हो पाएगा, क्या हुआ? दो चार्जेस का रेशियो भी पता है, दो चार्जेस का सम भी पता है, तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे? Yes, sir. कर लोगे? अगर जिसको नहीं चमक रहा है ये बताओ, राम और श्याम के पास जो पैसे हैं उसका रेशियो है लेट्स से 3:7, हो जाएगा सर। और राम और श्याम के टोटल पैसे लेट्स से 100 रुपए, तो राम के पास कितने हैं? 75। ये होगा ना आंसर? यस सर। Yes, sir. तो वही काम यहाँ करना है, Q1 Q2 आ जाएगा, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. कॉपी कर लो।
ये निकालना आता है ना कि 100 रुपए के टोटल 3 + 7 10 टुकड़े कर दो, 3 टुकड़े राम को दे दो, 60 टुकड़े शाम को दे दो। आता है ना कि नहीं आता ये? आता है सर। कॉपी हो गया? मेरा आंसर क्या आएगा बता देता हूँ। आंसर आ जाएगा स्मॉल q1 इज इक्वल टू r1 बाय r1 प्लस r2 इंटू टोटल चार्ज q विच इज q1 प्लस q2। स्मॉल q2 इज इक्वल टू r2 बाय r1 प्लस r2 इंटू कैपिटल Q विच इज q1 प्लस q2, राइट? यस सर। अब अरे इतना तेज क्या चिल्ला रहे हो? आगे बढ़े। मेरे पास रिजल्ट जो आया ना लास्ट वाला, उसको एक बार नजर डालते हैं। क्या है रिजल्ट? सर Q1 बाय Q2 जो आया था उसकी वैल्यू R1 बाय R2 थी, है ना? इसका मतलब तो सर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, है ना? बट सर हमने कहा था कि ऑन अ मेटेलिक बॉडी चार्ज is more at sharper edges, that is where radius is small, है ना? Yes, sir. जहां रेडियस छोटा था वहां पे चार्ज ज्यादा था ना वहां पे, और हमारा यहाँ पे चार्ज रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। ये क्या लफड़ा है? कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। आप बोलोगे सर मेटलिक बॉडी का है, दो अलग अलग मेटलिक बॉडी। अरे भैया जब इस वायर से जोड़ दिया तो ये तो कंप्लीटली एक मेटलिक बॉडी हो गई ना, वायर को इंक्लूड करके। हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। हाँ सर। तो ये मेटलिक बॉडी पे चार्ज कहाँ ज्यादा होना चाहिए था? जहां रेडियस कम है वहां पे ना। हम्म, बोलो। Yes, sir. बट हमने कैलकुलेशन करने का क्या देखा? नहीं, चार्ज तो जहां रेडियस बड़ा है वहां ज्यादा हो रहा है। मतलब क्या है इसमें? तो देखो भाई सीधी बात, मैंने आपको जो पहले लिखवाया था कभी चार्ज नहीं लिखा था, मैंने हमेशा क्या लिखा है? चार्ज डेंसिटी लिखा है ना? तो सिग्मा कितना होता है? Q बाय 4πr²। दिस मीन्स सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्योंकि चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू r है, या नीचे एक r² बच गया, तो सिग्मा क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया, हाँ या ना? जहां चार्ज डेंसिटी कम होगी वहां पे सिग्मा ज्यादा होगा। ओके? यस सर। Yes, sir. ये आपका प्रूफ है। ये जो पूरा कराया ना मैंने प्रोसेस, ये प्रूफ है कि भैया बताओ कैसे हम जस्टिफाई करेंगे इस चीज को कि जहां पर रेडियस कम होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यही पूरा का पूरा प्रूफ है। आप दोनों को जोड़ोगे, दोनों का चार्ज का रेशियो निकालोगे, दोनों के सिग्मा का रेशियो निकालोगे और बताओगे देखो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r आ है। ओके? मतलब जहां रेडियस छोटा होगा वहां सिग्मा बड़ा होगा। ये प्रूफ हो गया ना विद सर्टेनिटी? यस सर। चलो आगे बढ़े फिर। हाँ सर।
ठीक है, सॉल्व करिए। सर 50 और 20 आ रहा है। हाँ, क्या आएगा आंसर? हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? लेट्स से इसका चार्ज होता है Q1, इसका चार्ज हो जाता है Q2। तो हमने अभी भी सॉल्व किया, क्या देखा था उसमें? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 70 माइक्रोकूलम। ठीक है, दूसरा क्या है? Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 मतलब 5/2। तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? Q1 इज इक्वल टू, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पर सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज फ्लोन थ्रू द की इज कितना? बताइए, जल्दी बोलिए। 30 सर 30 0 30 किधर से किधर जाएगा? लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट? राइट से लेफ्ट। सिंपल है ये। ठीक है, तीसरा, हीट प्रोड्यूस्ड। तो सेकंड नंबर एक बार समझा दीजिएगा सर, सेकंड क्वेश्चन। देखो यार, इस पे पहले 20 था, पहले 20 था, उसके बाद Q1 कितना हो गया है? यहाँ पे सॉल्व करके निकाला कितना आया? 50 आया कि नहीं आया? तो कहाँ से आया ये 30 कूलम एक्स्ट्रा? इधर से आया ना? हिसाब किताब जोड़ो और क्या। ओके सर। ठीक है, यहाँ 50 था, ये कितना हो गया? 20, मतलब इसमें से 30 चला गया ना? किधर गया? इधर गया। तो यहाँ से 30 निकला, यहाँ 30 पहुंच गए, यही तो हुआ है और क्या। थर्ड पार्ट बताइए, हीट प्रोड्यूस्ड, इसमें कुछ सीखने लायक। सॉलिड स्फीयर है। हम्म, सॉलिड स्फीयर है सर। बेटा कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर में सॉलिड हॉलो से फर्क नहीं पड़ता। हीट प्रोड्यूस्ड कैसे निकालोगे?
हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हीट तो उतना ही प्रोड्यूस होगा ना जितनी एनर्जी का लॉस होगा, हाँ या ना? Yes, sir. एनर्जी का लॉस क्या निकलेगा? कौन सा एनर्जी का लॉस होगा? कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या? कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या, बताओ तो। हम्म? No, sir. तो कौन सी नो एनर्जी का लॉस सर। होगा? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस डी तो बहुत बड़ा है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ना, हाँ है ना? बोलो, पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है कि छोटी है? बोलो ना भाई। छोटी है सर। तो वो तो, उसको तो उसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि डी बहुत बड़ा है। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट कैसे निकालने वाले हैं हम लोग? Self energy, sir. हम लिखेंगे बेसिकली कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है ये? सेल्फ एनर्जी। इनिशियल सेल्फ एनर्जी माइनस फाइनल सेल्फ एनर्जी विल बी डेल्टा एच। समझ में आई बात? ठीक है, Yes, sir. तो सॉल्व करिए। सॉल्व करके बताइए आंसर। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। 37800 into 10 to the power minus 12 होगा। कैलकुलेशन सही करो थोड़ी सी।
नहीं हुआ? नहीं हुआ बेटा? अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि y इज डेल्टा एच नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, राइट? यही पूछा ना? तो अभी बताते हैं। Yes. हीट एनर्जी कितना होगा? एनर्जी लॉस्ट होगा ना बेटा? Yes. आप एक काम करें, थर्मोडायनेमिक वाली इक्वेशन लगाया था, ठीक है? डेल्टा क्यू क्या है? एनर्जी सप्लाइड है। ये कितना होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है ना? यहाँ वर्क तो कोई हो नहीं रहा, जो है डेल्टा यू। अब डेल्टा यू में आपकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, राइट? इंटरनल एनर्जी इसमें, पर यहाँ पर आपकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। पर ये डेल्टा क्यू क्या है? दिस इज हीट सप्लाइड है, राइट? Yes, sir. तो हीट रिजेक्टेड कितना होगा? हीट लॉस्ट कितना होगा? हीट लॉस्ट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? माइनस डेल्टा यू होगा, और क्या भाई? जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतना ही ना हीट देगा वो अपने। पोटेंशियल एनर्जी का बैंक में जमा पैसे, बैंक में जो पैसे निकाल के ही ना पेमेंट करेगा। ये हीट का पेमेंट किया उसने, सिस्टम ने हीट पे की, कहां से निकाला? बैंक से हीट पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिया। समझ में आई बात? Okay. Yes, sir. सो हीट लॉस कितना आ गया? माइनस डेल्टा यू। ओके, अब ये क्या देखो, ऑटोमेटिकली जो हीट में जो भी ऐसा जो ऑटो प्रोसेस होगा, क्या बोलेंगे इसको, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। ऑटोमेटिकली चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है ना, यहां से चार्ज ऑटोमेटिकली इधर आ गया ना, हमने कुछ करना पड़ा क्या? हमने कुछ किया क्या इसके लिए? जब चार्ज 30 कूलम राइट से लेफ्ट में आया तो हमने कुछ मेहनत करी क्या इसके लिए? No, sir. ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। डेल्टा एस के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हम, ये एक्सोथर्मिक ही होगा ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी ना। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही हीट मिलेगी। ओके, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। सही है, सही है। अब इसको कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यू इनिशियल कितना है देखते हैं जरा। सर यू इनिशियल तो होगा इसका k इंटू 20 माइक्रोकूलम का स्क्वायर अपॉन 5, है ना? हाफ के क्यू स्क्वायर होता है ना, प्लस हाफ के इंटू 50 माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर बाय 2 मीटर, राइट? के क्यू वन स्क्वायर बाय 2r1 प्लस के क्यू टू स्क्वायर बाय 2r2। ये होता है ना सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। 2 की जगह मैंने 0.5 लिख दिया है, एक काम करता हूँ उसको बाय 2 ही लिखता हूँ। मैंने याद 0.5 0.6 कर रखा है ना, इसलिए ऐसा करता हूँ। दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 बाय 10, और इधर कितना आ जाएगा? 20 माइक्रोकूलम का स्क्वायर मतलब 400 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 प्लस के 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 2500 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 बाय 4, दैट इज इक्वल टू 10 टू माइनस 12 है। ये 10 टू माइनस 10 हो गया, ये 10 टू 9 जोड़ के बाय 10 बचा, ठीक है? तो ये हो गया 9 इंटू 4 बाय 100 प्लस 9 इंटू 25 बाय 40।
दैट इज इक्वल टू, यहाँ कर देते हैं 200, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8 72, ये आ जाएगा, इसको 5 से और मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 125 इज 900 प्लस 225 1125, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया ये 1125 प्लस 72 1197 बाई 200, ये जूल है क्योंकि सब कुछ ऐसा ही में कन्वर्ट कर लिया है ना, है ना। यू फाइनल कितना होगा, सब सेम तरीके से करेंगे। कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ेगा बताता हूं, यहां पर 20 स्क्वायर की जगह 50 स्क्वायर आएगा, यहाँ 50 स्क्वायर की जगह 20 स्क्वायर आएगा, राइट, है ना, यही ना होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे बेसिकली 4 की जगह 25, यहाँ 25 की जगह 4, तो 9 इंटू 25 बाई 100 प्लस 9 इंटू 4 बाय 40, दैट इज इक्वल टू नीचे 200, ऊपर कितना आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 50 450, प्लस इसको 5 से और मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 20 180, दैट इज इक्वल टू 630 बाय 200 joules. Therefore, delta H is equal to U initial minus U final, जो एनर्जी का लॉस हुआ है माइनस डेल्टा U, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 1197 माइनस 630 कितना हुआ 567 बाय 200, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.835 जूल्स, अप्रोक्सीमेटली का इक्वली आ गया, ठीक है बेटा। बेटा देखो 0.6 तो नहीं लोगे क्योंकि बात समझो, मेटेलिक है तो हॉलो ही मानना पड़ेगा ना, हॉलो में कितना था 0.5 था, सॉलिड में 0.6 था, कंडक्टर है ना भाई, चार्ज सरफेस पे है, चार्ज का स्फीयर हॉलो है, ओके। Okay, sir. और आपका तो आंसर एकदम अलग ही डायरेक्शन चला गया था, तो कितना है 2.835 जूल्स, ये आपका आंसर, ओके बेटा। सो बेटा इसके साथ ही चैप्टर हो गया खत्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के पहले 2 चैप्टर खत्म हो गए, उसके दूसरे वाले का कैपेसिटेंस वाला पार्ट बचा हुआ है, कैपेसिटेंस अलग से ही पढ़ते हैं, मैं पहले कैपेसिटेंस ही पढ़ाऊंगा, लास्ट क्लास में हमने डिसाइड किया था, है ना। तो एक काम करते हैं, इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंडक्टर एंड उसकी प्रॉपर्टीज, एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज याद है कि भूल गए हो, वैसे तो मैं भूलने देता नहीं जब तक चैप्टर चल रहा होता है, पर याद है ना फिर भी, कंडक्टर के बारे में जो भी पढ़ा सब जरूरी है, ओके। Yes, sir. तो शुरू करें। Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, सर एक बार पीछे जाइएगा सर। ये तो कैलकुलेशन है यार, इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो? ये लिखो उसका सीधे ये लिखो, ये सिमिलरली यू फाइनल इज इक्वल टू सीधे ये लिखो, थोड़ा ना कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कॉपी करके कुछ मिलेगा क्या, हो गया सर। हो गया। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ओके। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खूब सारे, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पूरा का पूरा कंडक्टर जो इक्वी पोटेंशियल होता है, सरफेस ही नहीं पूरा वॉल्यूम भी, है ना। तीसरा क्या है, नो चार्ज
या नो नेट चार्ज इन वॉल्यूम, दैट इज चार्जेस रिसाइड एट सरफेस, राइट। चौथा क्या है? If there is a cavity inside a conductor and no charge is placed inside the cavity, then all charges will reside on आउटर सरफेस, मतलब इनर सरफेस पे कोई नहीं रहेगा। क्या कहना चाहता है ये? मान लेते हैं मेरे पास एक स्फीयर है जिसके अंदर ये कैविटी है। अब अगर आप इस स्फीयर पे कुछ भी चार्ज डालते हो, हमने कहा चार्ज सरफेस पे रहता है, सरफेस पे तो रहता है, लेकिन अगर इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो कौन सी सरफेस पे रहेगा? यहाँ पे भी सरफेस है, यहाँ पे भी सरफेस है, तो सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे रहेगा। ठीक है बेटा, राइट। ये चौथा पॉइंट क्लियर है ना? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस, ओके। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, उसके अंदर हो सकता है कैविटी में। मतलब अगर मैं यहां पर एक चार्ज क्यू डाल दूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं, राइट, बट यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर कंडक्टर का वॉल्यूम है, ओके, है ना। सेवेंथ, चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब शार्पर एजेस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, शार्पर पॉइंट्स पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ब्लंट एरियाज में चार्ज डेंसिटी कम होगी, राइट। Yes, sir. इफ ग्राउंडेड, पोटेंशियल ऑफ होल कंडक्टर कितना हो जाता है? बिकम्स जीरो। Zero. लेकिन नॉन कंडक्टर के साथ ऐसा बोलना जरूरी, ऐसा होना जरूरी नहीं है, है ना। क्यों जरूरी नहीं है? इमेजिन दिस कि हमारे पास ये एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस, यहाँ क्यों है? अंदर चार्ज है। इसको अगर मैं अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं तो ये वाला चार्ज मूव करके अर्थ तक जाएगा कैसे? यहां से यहां कैसे पहुंचेगा? समझ में आ रही बात? समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए, sir. तो ये वाला चार्ज आगे जाएगा ही नहीं, तो इसका ऊपर चार्ज, इसके ऊपर से कोई चार्ज अर्थ में जाएगा ही नहीं, मतलब क्या हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता इसके पोटेंशियल को, अर्थ से कनेक्ट करो चाहे ना करो, ओके। आगे बढ़े। Yes, sir. नाइन्थ, नाइन ऐसी क्या है? when two conductors are connected, कनेक्टेड का मतलब कांटेक्ट में ला सकते हो, नहीं तो एक वायर से कनेक्ट कर सकते हो, चार्ज will flow till their potential become equal। इसमें कोई आपत्ति? No, sir.
इलेक्ट्रिक फील्ड नियर या इन विसिनिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। किस डायरेक्शन में होगा, तो नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, राइट। मतलब क्या है, अगर ये मेरे पास कंडक्टर है, यहाँ पे पॉइंट ए लिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट लेट से बी ले लिया, यहाँ पे पॉइंट लेट से मैंने सी ले लिया, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? Yes, sir. इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एट द सरफेस। और मैंने आपको क्या सिखाया था, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें से आधा तो सिर्फ इस पॉइंट ए के चार्जेस की वजह से, और बाकी का आधा क्या है, बाकी पूरी दुनिया जहान के चार्जेस की वजह से, राइट। सिखाया था ना। इसलिए फोर्स निकालते वक्त सिर्फ इसका आधा, जो बाकी दुनिया यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, बस वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करोगे, तब जाके आपका प्रेशर सही आएगा। बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. तो ये आपके प्रॉपर्टीज हो गई कंडक्टर की। और कोई प्रॉपर्टी सोच पा रहे हो क्या? हो सकता है मैंने कुछ लिखाया हो पर भूल गया हूं अभी। तो इसके साथ ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाता है। ओके, किसी को कोई बड़ा डाउट, Yes, sir. किसी को कोई बड़ा डाउट है इस चैप्टर में, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा भाई, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ना। ये आपके रोटेशनल मोशन से भी बड़ा चैप्टर है ना। हाँ सर। तो बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं बता रहा हूँ, मैं कितना भी बार बता दूं कि आपको कितना भी लगता हो कि आपको सब कुछ याद है, कुछ ना कुछ जरूर मिस हो रहा होगा। अगर और कुछ नहीं तो बताया तो क्या मिस हो रहा होगा, दो हेमिस्फेयर्स के बीच का फोर्स मिस हो रहा होगा, है ना। एक हॉलो हेमिस्फेयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिस हो रहा हो, कुछ ना कुछ जरूर मिस हो रहा हो, ठीक है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। ओके बेटा। Yes, sir. अच्छा, एक चीज और बच गई, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये मैंने पढ़ाया ही नहीं। देखिए वैसे तो आपको बता देता हूं, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, इसमें बहुत तरीके की यूनिट्स हैं। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी एक यूनिट बना के, यूनिट का सिस्टम बना के उसमें अपने फॉर्मूले लिख डाले, ठीक है। तो सारे सिस्टम्स आप फॉलो कर सकते हो क्या? No, sir. No, नहीं, sir. नहीं कर सकते। बट बाकी कुछ तो नहीं देखना है आपको, पर आपके सिलेबस में ये ESU ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, ये आपका एक CGS यूनिट है। कौन सा यूनिट है? चार्ज का CGS यूनिट। क्या कहता है इसमें कि लेट से मेरे पास दो चार्जेस, दोनों चार्जेस इक्वल है, Q Q, और दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? Yes, sir. If this force is equal to 1 dyne, then Q is equal to 1 ESU। ये डेफिनेशन है किसकी? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, ESU की, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो हम सीजीएस इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? देखो, हम बोलेंगे के क्यू स्क्वायर बाय 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 9 मतलब 10 टू पावर माइनस 5 न्यूटन। आया ना? Yes, sir. दैट मीन्स
9 into 10 to power 9 q square upon 10 to power minus 4 is equal to 10 to power minus 5 न्यूटन, है ना? मतलब क्या हो गया? चार्ज q square is equal to 10 to power minus 9 upon 9 into 10 to power 9. That means q is equal to 1 by 3 into 10 to power minus 9 कूलम. सो दैट इसका मतलब 1 ESU कितना होता है बेटा? कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. तो कॉपी कर ले. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है कि भूल गए हो? याद है sir. बाकी ऐसा यूनिट में क्या है वो तो आप फटाफट फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना. बेसिकली यहां पर इस सीरियस सिस्टम में हमने क्या फंडा लगाया था? हमने बोला था देखो चार्ज हम पहली बार डिफाइन कर रहे हैं, चार्ज यूनिट पहली बार डिफाइन कर रहे थे सीरियस यूनिट में, तो हमने बोला जो फोर्स होना चाहिए ना दैट शुड बी इक्वल टू q स्क्वायर बाय r. दैट्स इट. सॉरी q स्क्वायर बोल दिया. q1 q2 बाय r स्क्वायर इन सीजीएस यूनिट्स. उसमें k के लिए कोई स्पेस ही नहीं दी गई है ना? मतलब इफ q in ESU, r in सेंटीमीटर एंड f in डाइन, अगर आप ऐसे लिखते हो तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. बेसिकली ESU सिस्टम या CGS सिस्टम में हमने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k था उसको 1 ले लिया. ठीक है. किसी और ने कोई नया सिस्टम बना लिया. किसी ने क्या बनाया? ऐसा सिस्टम बनाया कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट उसको पसंद नहीं आ रहा था, उसने बोला मैं कोई ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिसमें 4 पाई नहीं आएगा. अब यार उसकी इच्छा है. फिर बाद में सब लोगों ने इतने ज्यादा सिस्टम हो गए कि साइंटिस्ट काम क्या करें, सिस्टम ही पगलाए रहते थे. तो सब लोगों ने मिलकर क्या बोला, डिसाइड करो एक जगह बैठ के. ऐसा यूनिट डिसाइड की गई, कहानी खत्म की गई. ठीक है बेटा. Yes, sir. मतलब जितने भी आप पुराने साइंटिस्ट को जानते हो ना, जिनका नाम सुनते हो, सबने अपना अलग सिस्टम बना रखा. गॉस ने अलग सिस्टम चला दिया, कूलम अलग चला रहा था, सॉरी कूलम बोल रहा हूँ, हाँ कूलम अलग चला रहा था. सब लोग अपना अलग अलग सिस्टम बनाए जा रहे थे. तो यार व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी? देखो यार लिटरल मीनिंग यहाँ पे कुछ नहीं है. सिर्फ आप अगर बहुत जबरदस्ती इसका मीनिंग निकालना चाहते हो तो यार हर चीज का लिटरल मीनिंग आप अब नहीं सोच सकते इस तरीके से. आप ऐसे सोचा करिए कि हमने न्यूमेरिकली कुछ डिफाइन किया, न्यूमेरिकली जो एक्सप्रेशन है, जो भी टर्म आएगी उसको कुछ ना कुछ नाम तो दोगे ना. हाँ अगर आप अंग्रेजी समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो कि कितने फोर्स को परमिट कर रहा है लगने के लिए, एक्ट करने के लिए, उसका मेजर. ठीक है. बट ऐसा कोई मीनिंग है नहीं. ओके बेटा, बस जबरदस्ती मीनिंग निकालना है तो बता सकते. आगे बढ़े. Yes, sir. क्योंकि बिल्कुल सिमिलर सी टर्म आएगी आपके मैग्नेटिक इफेक्ट में, उसका नाम यहाँ परमिटिविटी यूज हो गया तो वहां क्या नाम दे, तो वहां बोल दिया गया परमीएबिलिटी. तो इन टर्म्स के मीनिंग ना ढूंढे. ठीक है. तो चैप्टर कंप्लीट. नेक्स्ट क्लास में क्या शुरू होगा? कैपेसिटेंस. आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर लिए? नहीं सर, लेवल 0 हुआ सर. बेसिक लेवल 0 हुआ है. सॉल्व करो जल्दी जल्दी, तो बहुत पीछे हो जाओगे. ठीक है. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Thank you, sir. Thank you, sir. सर बाय बेटा.